बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 7 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 7 जनवरी आपको मालूम है कि हर साल जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो 7 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जहां तक ताल्लुक है कैथोलिक्स का तो 25 दिसंबर को और ऑर्थोडॉक्स 7 जनवरी को। और आपको मालूम है कि यूक्रेन में भी और रशिया में भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है। यही वजह है कि आज रशिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो मेन तकरीब थी क्रिसमस की, हर साल की तरह उस तकरीब के अंदर व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। यहां पर कैंडल्स भी जलाएं और दुआया तकरीब में भी रशिया के सदर ने हिस्सा लिया। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन का तो आपको मालूम है कि यूक्रेन के अदाकार सदर वेस्ट की गुलामी में इतना बह गए हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के मेजॉरिटी कंट्री के अंदर कैथोलिक्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाने लगा है। गुज़िश्ता साल से ही यूक्रेन के सदर ने यह सदारती हुक्म जारी कर दिया था और इस साल भी यूक्रेन ने 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया और 7 जनवरी को यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला किया। बल्कि 7 जनवरी से भी पहले यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला किया, क्योंकि जो रशिया के फौजी हैं, आपको मालूम है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, जो मेजॉरिटी कंट्री है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का, तो ये मौका देखते हुए कि ये क्रिसमस के अंदर मसरूफ होंगे या फिर क्रिसमस की छुट्टियों पर होंगे या फिर रिलैक्स कर रहे होंगे, तो ये मौका देखते हुए यूक्रेन ने कुर्स्क के ऊपर हमला किया। लेकिन इतना ज्यादा कोई बड़ा सरप्राइज रशिया को यूक्रेन देने में नाकाम रहा रिपोर्ट्स के मुताबिक, जितना बड़ा सरप्राइज यूक्रेन के अदाकार सदर ने प्लान किया था। लेकिन यूक्रेन के सदर ने बहरहाल अपने वीडियो पैगाम के अंदर दावे तो बहुत बड़े बड़े किए और ये बताया कि 5 महीनों से हमने रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर काफी सारा इलाका कंट्रोल कर रखा है और गुज़िश्ता दिनों हमने रशिया को एक और सरप्राइज दिया। और यूक्रेन के सदर ने और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने यह दावा किया बहरहाल कि हमने रशिया को इस मर्तबा भी, ये जो न्यू ऑफेंसिव था हमारा, इसके दौरान भी हमने रशिया को बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हैं। ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यूक्रेन कुछ आगे तो बढ़ा है, लेकिन आगे से रशिया की रेजिस्टेंस है। यानी कि यूक्रेन जितनी आगे बढ़ा है तो उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन ने कंट्रोल नहीं किया, बल्कि आगे से जो रशिया की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से तो ये कहा गया कि हमने यूक्रेन का जो ऑफेंसिव है इसको नाकाम बना दिया है और जो सरप्राइज यूक्रेन के सदर देने की सोच रहे थे तो वो सरप्राइज यूक्रेन के सदर नहीं दे सके। जहां तक ताल्लुक है जो ईस्टर्न यूक्रेन की साइड है, जो मेन बैटल फील्ड है, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर ने कहा कि ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन से कुर्स्क में लाकर अपने फौजी रशिया ने लगा दिए हैं। तो ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन का जो मैदान है, जो मेन बैटल फील्ड है, उसको रशिया भूल गया है। तो ये बिल्कुल गलत बयानी जो यूक्रेन के सदर हैं उनकी जानिब से की गई। आप अल जजीरा के फ्रंट पेज पर जो रिपोर्ट है वो जाकर इस वक्त भी देख सकते हैं कि अल जजीरा के फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट लगाई गई है जिसमें यूक्रेन के फौजियों का इंटरव्यू लिया गया और यूक्रेन के फौजियों ने ये कहा कि यहां पर जो मेन बैटल फील्ड है, जहां पर रशिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक और विलेज को आज रशिया की जानिब से कंट्रोल कर लिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पेक्रोवस्क कितना दूर रह गया है। ये पेक्रोवस्क जो है, अगर यहां तक रशिया पहुंच गया तो पूरे के पूरे डॉनियस्क को रशिया कंट्रोल कर लेगा और रशिया की ये कोशिश है कि 20 जनवरी से पहले पेक्रोवस्क को भी कंट्रोल कर लिया जाए। तो यूक्रेन के फौजियों ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये जो मेन बैटल फील्ड है इसको रशिया ने नहीं बल्कि यूक्रेन के सदर ने खाली छुड़वा दिया। कुर्स्क के अंदर अपने नए काउंटर ऑफेंसिव के चक्कर में ये जो मैदान है इसको यूक्रेन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। ना सिर्फ ये मैदान बल्कि इनसाइड यूक्रेन किस तरह की सूरत हाल है वो भी मैं आपको बता दूं। गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने जो रशिया की गैस का रास्ता है उसको रोक दिया था और जो मुआहिदा है उसको रिन्यू यूक्रेन की जानिब से नहीं किया गया था और उसकी वजह से जो स्लोवाकिया है, चेकिया है, ऑस्ट्रिया वगैरह हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, जो वाया यूक्रेन रशिया की गैस ले रहे थे, तो उनको गैस मिलना बंद हो गई। मोल्दोवा के अंदर किस तरह के क्राइसिस हैं वो भी मैंने आपको बताया था। अब इसके जवाब में, इसके रद्द अमल में जो स्लोवाकिया के सरबराह हैं रॉबर्ट फिट्सो, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अगर यूक्रेन ने हमारे लिए रशिया की गैस का रास्ता रोका तो मैं यूक्रेन को जो बिजली प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरी जानिब से ये बिजली का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो पोलैंड मैदान में आ गया और पोलैंड ने ये कहा कि
کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یوکرین کو بجلی بیچ दूंगा, دے दूंगा نہیں, بلکہ پولینڈ کو ایک موقع ملا ہے اور پولینڈ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چلو ایک نیا گاہک مجھے مل گیا. تو پولینڈ نے یوکرین کے صدر کے سامنے یہ اتنی بڑی آفر پولینڈ کی جانب سے رکھ دی گئی کہ اگر سلوواکیہ, ابھی تو سلوواکیہ خیر بجلی پرووائڈ کر رہا ہے یوکرین کو, لیکن پولینڈ نے یہ کہا کہ اگر سلوواکیہ آپ کو بجلی پرووائڈ نہیں کرے گا تو آپ میرے سے خرید لینا, بڑی مہربانی. یعنی کہ اس صورتحال میں بھی یہ جو اداکار ہے یہ اپنی اس طرح کی حرکتیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ اس نے اپنے ملک کو کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا, اور پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کہ کورس کے اندر یہ جو نیا کاؤنٹر آفینسو ہے, بھلا اس سے کیا فائدہ ہوگا. اور اس وقت میں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ اوول آفس سنبھالنے والا ہے, آج کملا ہیرس نے بھی جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کی وہ کملا ہیرس کی جانب سے کر دی گئی, تو اس وقت میں یوکرین کے صدر کو یہ کون یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ یوکرین کے صدر کو دے رہے ہیں, یہ سن لیجئے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. In Ukraine itself and in Kursk, what we've been doing every single day is to try to make sure that Ukraine has in hand what it needs to effectively defend itself against the ongoing Russian aggression. And as well, to make sure that if in the coming year there is a negotiation, there are discussions of a ceasefire, Ukraine has the strongest possible hand to play. And of course, the Ukrainians themselves are trying to make sure that they have that strong hand. Their position in Kursk is an important one because certainly it's something that would factor in to any negotiation that may come about in the coming year. I think it's going to be very, very important that if this gets to a point where there is a negotiation and where there is eventually a ceasefire, it be done on the best possible terms and consistent with something that is both just and durable. And part of that is going to be the imperative of making sure that there are adequate security assurances of one kind or another for Ukraine to prevent further Russian aggression. Because what we know is this: if there is going to be at some point a ceasefire, it's not going to be, in Putin's mind, game over. His imperial ambitions remain. And what he will seek to do is to rest, to refit, and eventually reattack. And the critical difference that needs to be established is making sure that there's an adequate deterrent in place so that he doesn't do that, that he thinks twice, 3 times before engaging in any re-aggression. But meanwhile, our purpose is to make sure that the Ukrainians are as strengthened as possible and that they have a strong hand to play. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کی, جو کہ آخری دورے کرتے پھر رہے ہیں اپنے دوست اتحادی ممالک کے. اس وقت ساؤتھ کوریا کے اندر کھڑے ہوئے تھے, اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ جو امریکہ کے دوست ممالک تھے ان کی حالت کیا ہو گئی ہے, انکلوڈنگ ساؤتھ کوریا کی کیا حالت ہو گئی ہے. بہرحال یہاں پر کھڑے ہو کر اینٹنی بلنکن نے یہ کہا کہ کرسک ریجن کے اندر یوکرین کا جو نیا کاؤنٹر آفینسو تھا یہ بڑا ضروری تھا, کیونکہ آنے والے دنوں میں جو بات چیت کی ٹیبل ہے, اگر بات چیت کی ٹیبل بحال ہوتی اور ہوگی, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر بٹھائے گا ان دونوں لیڈرز کو, تو ضروری تھا یوکرین کے لیے اور بہت ضروری ہے کہ یوکرین بات چیت کی ٹیبل پر ایک سٹرونگ پوزیشن لے کر بیٹھے. اور سٹرونگ پوزیشن کے لیے یہ جو کرسک کے اندر 4 انچ ہے یہ تو کنٹرول کرنا بڑا ضروری تھا, کیونکہ یہ 4 انچ اگر یوکرین نے رشیا کا کنٹرول کر لیا تو شاید یہ سمجھتے ہیں یوکرین کے صدر, اور ان کو ان کی جانب سے ہی یہ مشورہ دیا جا رہا ہوگا کہ اس 4 انچ کے بدلے اپنے 4 علاقے ڈیمانڈ کر لینا. لیکن فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یوکرین کو جو ٹیریٹوریل ریئلٹیز ہیں ان کو اب ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ ان ادر ورڈز فرانس کے صدر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس 4 انچ کے بدلے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ آپ کو 4 علاقے تو نہیں دے گا, بلکہ اگر آپ اور آگے بھی بڑھ گئے رشیا کے اندر تب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو یوکرین کے علاقے ہیں جو رشیا کنٹرول کر چکا ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو نہیں دیے جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جتنی مرضی یوکرین کے صدر کی جانب سے آج کل ڈیلی بیسس پر جو یوکرین کے صدر اپنا ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں تو اس میں ایک پورشن جو ہے وہ خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہوتا ہے کہ جناب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جسٹ پیس کے لیے کام کریں گے اور رشیا کو پیچھے دھکیلیں گے. وہ رشیا جو دوسرے ممالک پر قبضے کرنے کی جس کی اسٹریٹجی ہے تو اس رشیا کو آپ پیچھے دھکیلیں گے. اس امید کا اظہار یوکرین کے صدر کی جانب سے ڈیلی اپنے ویڈیو پیغام کے اندر کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یوکرین کے صدر خبریں نہیں دیکھ رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی قبضے والی اسٹریٹجی کو لے کر
इस मर्तबा ओवल ऑफिस संभालेगा। और ओवल ऑफिस संभालने से भी पहले, इवन कि आज भी आपको मालूम है कि जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने रिजाइन कर दिया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि ठीक है 51वीं स्टेट है हमारी कनाडा और हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे, ना सिर्फ कनाडा बल्कि ग्रीनलैंड को लेकर, पैनामा कनाल को लेकर किस तरह के मंसूबे डोनाल्ड ट्रंप के हैं, किसी सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। बहरहाल इन मंसूबों को लेकर आने वाला सदर, इससे अगर यूक्रेन के सदर कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रशिया को यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा नहीं करने देगा, तो ये ख्वाब यूक्रेन के सदर को अब देखने बंद कर देने चाहिए। नजर रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।